धीरज साहब आगे हैं। नमस्कार सर, धीरज जी। नमस्कार। नमस्कार धीरज साहब एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सर। अभी वेलकम मैं सर। आपको आपका जो है सर इंट्रोडक्शन परिचय कराता हूँ। हमारे जी जी.आर. मेहता साहब के चेयरमैन हैं ही, जी जी। सो फाउंडर एंड आमरा राम जी ट्रस्टी हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम में सब लोगों से कनेक्ट कराया है। तो अभी जोधपुर में है आमरा राम जी। धीरज श्रीवास्तव साहब जिन्होंने ग्लोबल डायस्पोरा ग्रुप बनाया है, जिनके कारण सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं एंड अपने चीफ गेस्ट हैं। फिर अपने सर कृपाराम जी हैं, लास्ट ईयर ये अपने स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। ये बोलेंगे कि हाउ टू बी हैप्पी इन अ डिफिकल्ट टाइम लाइक दिस। सो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, योगा हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनके जोधपुर में एंड पूरे इंडिया के अंदर। और अभी बहुत यंग एज है और इस यंग एज में इन्होंने काफी किया है। चपलोत साहब नमस्कार। नमस्कार। राजेश चपलोत साहब ने तो हिस्ट्री बनाई है। जब ओम बिरला जी से लेकर जो भी युगांडा जाते हैं, उन्हीं के युगांडा तो होस्ट होता ही है, साथ में राजेश चपलोत जी के भी होस्ट होते हैं। एंड इनको जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है, वैसे युगांडा का हाईएस्ट ऑनर मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला है। और राजस्थान फाउंडेशन के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी चपलोत साहब साथ में हैं। आज सावन का 7वां महीना है, 7 बजे हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 7 कंट्रीज अफ्रीकन की हमारी जब फ्लायर बना था तब हमारे साथ जुड़ गए थे। 7 फॉरेन लैंग्वेज में हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो उसके मतलब ज्ञाता हैं, 7 लैंग्वेज में कर सकते हैं। 27 भाषाओं में वो आपको ट्रांसलेट करके सुना सकते हैं। और आज 17 तारीख है, तो आज 7 का खेल है, इसलिए हमने 7 सुरों का संगम एक उसका टाइटल दिया है। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए परिचय दे देता हूं कि आज हमारे कौन कौन आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, जो कि राजस्थान की मरु अपनी माटी से उसकी सुगंध लेके पूरे अपने वर्ल्ड में उसको फैलाने के लिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो प्रतिभा है उसको अपने आप को परिचय दें इसके लिए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा श्री कुलदीप जी प्रजापति, जो कि 27 भाषाओं में उन्होंने वो किसी भी गीत को गा सकते हैं। साथ में 7 फॉरेन लैंग्वेज में भी उनका इसमें मास्टरी है। और आपको मास्टर रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के उसमें आपका नाम अभी जस्ट दर्ज हुआ है और आगे भी वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। और अभी आप बाड़मेर से हमको कनेक्ट कर चुके हैं, बाड़मेर से आप रिलीज प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा हमारे जो आज के जो अतिथि हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो है गजेंद्र राव जी। उनका तो क्या कहना साहब, वो उनके गीत, उनके भजन अपने आप में अपने मारवाड़ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनके पिताजी श्री स्वर्गीय रामनिवास जी, जिन्होंने करीब उनके 1000 से ज़्यादा वीडियो कैसेट अपने राजस्थान में चलते हैं। और लोकगीतों का जो उन्होंने एक तरह से ये कह लीजिए जन्मदाता रहे हैं, तो उन्हीं के आप राव साहब जी सुपुत्र हैं। और आज वो अपनी प्रतिभा के मारवाड़ी गीत और अपने लोक संगीत से सबका मनोरंजन करेंगे, सबको आनंदित करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग राजस्थान में आ गए। फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कृपाराम जी, जो कि योग गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने छोटी सी उम्र में ही इसी अपने क्या कहना चाहिए हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए और उसको ज्वलित करने की दिशा में अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जोधपुर रहते हैं। तो इन सबको जोड़ने के लिए हमें आमरा राम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आपने इन सब प्रतिभाओं को जो राजस्थान के रत्न हैं उनसे हमको जोड़ा। और हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री धीरज जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो मुख्य अतिथि हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, श्री धीरज श्रीवास्तव जी, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन, जो राजस्थानी डायस्पोरा को का जो विजन उन्होंने दिया था, उसके लिए उन्होंने ही ये शुरुआत की थी कुछ महीने पहले। सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवाई और भी मीटिंग्स, जब भी कहीं भी किसी डायस्पोरा ने कैसी भी हेल्प की तो उन्होंने की। आज वो समय निकालकर हमारे साथ आए हैं और कुछ टाइम में हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। ये दूसरी खास बात इस मीटिंग की ये है कि इसमें जिसे बोलते हैं 21st सेंचुरी इज बिलोंग्स टू 2 कॉन्टिनेंट।
एशिया एज वेल एज अफ्रीका। अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्रीज के लोग हमारे साथ आज आए हैं। राजस्थानी जहां भी जाते हैं अपना नाम करते हैं। और मुझे बहुत बहुत खुशी है जब मैं सुनता हूं कि श्री राजेश चपलोत साहब ने जो कर दिखाया। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, दिवाली प्रेसिडेंट पैलेस में होती है पिछले 7-8 साल से। जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है वैसा हाईएस्ट उनको अवार्ड युगांडा का मिला हुआ है। ये उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान एसोसिएशन की अध्यक्ष रहे हुए हैं। मनीष कालिया जी से एक बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इन्होंने सारे अफ्रीका कंट्रीज में सब लोगों को जो है हमें कनेक्ट करा दिया। सचिन साहब जो है वो अभी प्रेजेंटली चेयरमैन है युगांडा के, एंड वो भी आज हमारे साथ हैं। इसके अलावा केनिया से श्री सुनवीर सिंह जी चेयरमैन हमारे साथ हैं राजस्थान एसोसिएशन के। रवांडा, जिसको 100 वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और मेरे हिसाब से वहाँ गुरिल्लाज वर्ल्ड के 50% वहीं रह गए हैं, तो वहां से दिनेश कल्याणी जी हैं। आइवरी कोस्ट से सचिन पुरोहित जी हैं। साउथ अफ्रीका से सौरभ जैन है। तंजानिया से योगेश जी हैं जो कुछ समय में आने वाले हैं। मोजाम्बिक से श्री तरुण काला जी हैं। बुरुंडी से श्री पवन जी हैं और जाम्बिया से ललित जैन साहब हैं। एंड मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं कोई नाम को मिस कर गया हूं। कृपा राम जी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। वो आज उनका इतना सामयिक और आज के जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर वो बात करने वाले हैं, उनके योग और सिंपल लाइफ स्टाइल अपने आप में उस पर वॉल्यूम लिखा जा सकता है। निश्चित रूप से खुश रहने का मंत्र देने वाले कृपा राम जी यूथ आइकॉन के रूप में हम उनको देखते हैं। आपके द्वारा आयोजित प्रेरक भाषणों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी राजस्थानियों को आज इस एक मंच पर एक साथ बैठने का मौका मिला है, जो एक अपने आप में एक नई पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 8 से 10 कंट्री के लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी आवाज उन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे आरबीपीजी के हमारे गोविंदाओं ने मिलकर के ये कार्य किया है। उसके लिए मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रयास किया और जिनकी वजह से हम सब लोग मिल पाए। ऐसे आरबीपीजी ग्रुप के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे नवीन जी शर्मा साहब हों जो अध्यक्ष महोदय हैं, और हमारे अमराराम जी जांगीर साहब हो, जिनका सोशल वर्क काबिले तारीफ है। हमेशा जिनका प्रयास रहता ही है कि मैं इस प्रकार के कोई न कोई कार्य करने में सहभागी बनूं। और मेरा भी जब दुबई आना हुआ प्रथम बार तो आप ही का प्रयास था, और वास्तव में हमेशा आप सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। श्री हमारे पंकज जी जैन साहब, जो विदेश में रहकर के भी, क्योंकि जिस तरह का लुक आपका दिख रहा है, वास्तव में आपने राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रखने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। मैं आज के होस्ट पंकज जी जैन साहब का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। हमारे प्रवीण जी मेहता साहब का भी बहुत बहुत साधुवाद है। और साउथ अफ्रीका से GR जी मेहता साहब, क्योंकि मैं देख रहा हूं, और मैं भले ही फेस टू फेस तो आपसे नहीं मिला हूं, लेकिन फिर भी मेहता साहब, हमारे चेयरमैन साहब हैं GR मेहता साहब जी। GR मेहता साहब हमारे आरबीपीजी के चेयरमैन हैं। हो तो आरबीपीजी के चेयरमैन साहब GR जी मेहता साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करता हूं। ऐसे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, समय भी कम है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं और आप सब लोग भी देख रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया पंकज जी जैन साहब के द्वारा कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उन सब परिस्थितियों में भी अपने आप को सम बना करके रखना ये एक बहुत बड़ी कला होती है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे लोग इसी रूप में जानते हैं, क्योंकि मैं इस भारत माता का छोटा सा बेटा हूं, और लोग कहते हैं कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि भले ही मैं संत हूं, लेकिन संत होने से पहले एक भारतीय नागरिक हूं। इस हिंदुस्तान को बढ़ाना, मेरी वजह से हिंदुस्तान की छवि आगे जाए और भारत आगे जाए, इस उद्देश्य को लेकर के चलता हूं। और
ये तभी हो सकता है जब हम जुड़ के रहें। निश्चित रूप से जब पेड़ जड़ से उखड़ जाता है तो उसके पत्ते भी सूखने लगते हैं, फिर फल और फूल की तो आशा ही नहीं की जा सकती। तो मैं बात परिवार से शुरू करता हूं कि भैया आपका परिवार जुड़ना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि आप जो बोलते हैं तो आपकी फीस क्या है, आपका क्या चार्ज है। मैं सीधा बोलता हूं मेरी कोई फीस है ही नहीं, क्योंकि मैं फीस के लिए नहीं करता, मैं पीस के लिए काम करता हूं। मुझे शांति और आनंद और प्रेम और मोहब्बत कैसे फैल पाए, मैं उसके लिए काम करता हूं। जब मैं बोलता हूं और कोई परिवार टूटा हुआ हो, भाई भाई में नहीं बनती हो, सास बहू में नहीं बनती हो, बेटी नहीं मान रही है माँ की बात, बेटा नहीं सुन रहा है पिता की बात, लेकिन अगर मैं मेरा विषय रखता हूं और उसके वजह से हृदय परिवर्तन होता है, उनके विचारों में महानता आती है, और जब वे परिवार में एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं, सास जो है अपनी बहू में बेटी का दर्शन करने लगती है, बहू जो है सास में माँ का दर्शन करने लगती है, जब पिता और पुत्रों के अंदर इस तरह की भावना हो जाती है कि ये हमारे पिता है, हमें इनका आदर करना ही है, और वो पुत्र को भी आगे बढ़ाने के लिए पिता प्रोत्साहन देने लगता है दिल से, उस दिन मुझे लगता है कि मेरी फीस तो आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम चाहिए। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो निष्काम भाव से काम करने का है। वर्षों से जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, कथाओं के माध्यम से, राम कथा, भागवत कथा आदि के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम हिंदुस्तान को एकजुट रखें, विश्व के सामने हिंदुस्तान को एक अच्छा परिचय दे सकें। ये तो एक छोटी सी मेरा एक परिचय छोटा सा। लेकिन अब मैं बात शुरू करता हूं प्रभु जी, आज के इस विषय की बात की शुरुआत करता हूं। मैं कहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा अगर आंधियों का हो, चिरागों के सफर में दबदबा अगर आंधियों का हो, तो अंजाम सुन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरत की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरत की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम फैलाना है, और प्रेम फैलाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपना जिगर रखना पड़ेगा। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो लोग उसे हमेशा के लिए एक कांटा बना करके जिंदगी भर रख लेते हैं। लेकिन हम पशु नहीं हैं, हम इंसान हैं। यहां कई बार तो पशु भी लड़ते झगड़ते हैं लेकिन फिर भी वो एक हो जाते हैं। तो हमें तो इंसानियत का परिचय देना है। मैं एक छोटी सी कहानी आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिगर रखता है वो कैसे आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति बिखर जाए, टूट जाए, तो फिर वो जिंदगी में कभी इतना मान सम्मान नहीं पा पाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, अच्छी मूर्तियां बनाना जानता था। वो एक बार जंगल से गुजर रहा था तो उसको एक पत्थर दिखा। उसको लगा कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। अपने थैले में से उसने अपना औजार सामान निकाला और उस पत्थर पर उसने जैसे ही उसको मारा तो पत्थर के मुख से निकला आह। बड़ी चोट महसूस हुई उसको, और वो पत्थर जो है एकदम से टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया। मूर्तिकार को लगा यार मैंने गलत पत्थर को छू लिया, इसमें वो दम नहीं है। वो आगे निकल जाता है। लेकिन चूंकि मूर्तिकार था कला से, इसलिए उसकी नजर पत्थर पर पड़ती थी, और एक और पत्थर उसको नजर आया। उसने कहा कि जरा इस पर ट्राई करूं, और उसने उस पत्थर पर जैसे ही छेनी हथौड़ी चलाई, वो पत्थर मजबूत था, कुछ बोला नहीं, सब सहन कर गया, सारी चोटें सहन कर गया। तो मूर्तिकार का दिल खुश हो गया और उसने धीरे धीरे उसको तराशना शुरू किया। और जब तराशना शुरू किया तो उसमें एक बढ़िया सी मूर्ति बन गई। और जब मूर्ति बन गई तो उसे लगा कि चलो मेरी कला आज काम तो आई, इस जंगल में भी मैंने एक मूर्ति बना दी। वो तो निकल पड़ा, लेकिन आगे एक गांव आया। गांव में आया तो किस्मत की बात देखिए, उस गांव के अंदर एक बिल्डिंग मंदिर की बनी हुई थी, लेकिन मूर्ति नहीं थी उसमें। लोगों ने कहा कि मंदिर तो अच्छा बना है लेकिन मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, क्योंकि अच्छी मूर्ति नहीं मिली हमें। उस मूर्तिकार ने कहा अगर मूर्ति चाहिए तो अभी अभी जंगल में एक मूर्ति बना के आया हूं, चलिए। गांव के लोग गए, जो मूर्ति देखी तो लोगों को पसंद आ गई, कमाल की मूर्ति बनाई है, चलो हम इसी की स्थापना कर देते हैं। वे उसे मंदिर में लाए, उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। स्थापित कर दिया
तो लोगों ने कहा कि भाई मंदिर के अंदर तो रिचुअल्स होंगे, पूजा पद्धति सब चलेगी, तो उसमें नारियल भी फोड़ना पड़ेगा, तो नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, वो कहाँ है? उस मूर्तिकार ने कहा मेरे ध्यान में एक पत्थर और है, चलिए वहीं। वो फिर से जंगल में जाता है और इस बार जो पत्थर टूट गया था पहली बार में, उस टूटे पत्थर को लेकर के आए और कहा कि नारियल तो इस पर फोड़ा जा सकता है। उसको मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास रख दिया गया, लोग वहां नारियल फोड़ते और जाकर के मंदिर में दर्शन करते। बात आई गई हो गई, लेकिन एक दिन की घटना, दोपहर का समय था, लोग अपने अपने घरों में थे, गर्मी बहुत तेज थी, वो मंदिर में भगवान भी अपने अलग से आराम से बैठे थे। इतने में बाहर जो पत्थर पड़ा था जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे, उसने उस मंदिर में जो बैठा था उस पत्थर से कहा, वाह क्या किस्मत लिखवा के लाया है तू, तेरे तो बड़े आनंद हैं, बड़ी मौज है तेरी, हैं? लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, तिलक टीपा करते हैं, जय जयकार करते हैं, कमाल की बात है। और देख एक मेरी फूटी किस्मत, मैं यहां पड़ा हूं सीढ़ियों में, कहां जय जयकार है, लोग तो मेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं, बड़ी हालत खराब है, तू किस्मत अच्छी लिखवा के लाया है। तब मंदिर में बैठे उस पत्थर की मूर्ति ने कहा, दोस्त हकीकत बात कहूं तो ये किस्मत की बात नहीं है, ये बात तो अपने जिगर की है। याद रख, वो मूर्तिकार जब आया था तो पहला प्रयास तेरे ऊपर ही किया था और उसने कहा कि इसे मूर्ति बनाना है। आज तू कह रहा है कि तेरी तो वाहवाही है, लेकिन सुन, अगर उस दिन तेरे मुख से आहा नहीं निकलता तो आज लोगों के मुख से तुझे देखकर वाह निकलता। लेकिन तूने आहा निकाली, तू बिखर गया, इसलिए सीढ़ियों में पड़ा है, और मैंने उस चोटों को सहन कर लिया तो आज मैं निखर गया हूं और लोग मुझे परमात्मा के रूप में मानते हैं। हम हैं तो एक ही जाति के पत्थर, हम हैं तो एक ही पहाड़ के पत्थर, लेकिन सवाल यह है कि एक चोटें सहन नहीं कर पाया तो बिखर गया और दूसरे ने चोट सहन कर ली तो निखर गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी का किस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब जब संकट आते हैं, जब जब कष्ट आते हैं, परेशानियां आती है, तो कुछ कमजोर दिल के लोग होते हैं, वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में जिगर होता है वही लोग इतिहास बना पाते हैं, इतिहास को रच पाते हैं। मैं कहता हूं, खुद से भी न मिल सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, खोना, चाहना, देना या मांग लेना, ये सारे खेल हैं जिंदगी के, पर इसमें उदास मत होना। कभी उदास नहीं होना है, हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप अपने हाथों को देखिए ना, कहां दूर जाने की जरूरत है। जो ऊपर वाले ने हमें बनाया है उसने भी सोचा है, बहुत कुछ सोचा है हमारे बारे में। आप अपने हाथों को देखिए, हाथों में भाग्य की रेखाओं से भी पहले ईश्वर ने अंगुलियां बनाई है, क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है किस्मत से ज्यादा जोर व्यक्ति के मेहनत का होता है। और एक बात और कहूं आपसे कि जहाज बनाया जाता है ना, जहाज, वो समुद्र के किनारे पर जब होता है, तट पर होता है, बहुत सेफ होता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि चलिए मैं सागर के तट पर हूं, मैं अपने आप में खुश हूं, सेफ हूं। लेकिन ये कभी मत भूलना कि जहाज को सागर के तट पर रखने के लिए नहीं बनाया गया है, जहाज को सागर के अंदर तूफानों से लड़ने के लिए बनाया गया है। और जब वो तूफानों से लड़कर के जाता है तो अपनी मंजिल जरूर प्राप्त कर लेता है। वैसे ही हम सभी इस दुनिया में, हमें जिसने भी बनाया है, हम वो जहाज हैं, लेकिन वो सुख के किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं है, बल्कि इस भवसागर में दुख के तूफानों से लड़ने के लिए हैं। और जो लड़कर के जाएगा वो एक दिन अपनी मंजिल जरूर प्राप्त कर लेगा। ये कोरोना का काल है, अभी कितने लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं, मैं परेशानी समझता भी हूं। भारत देश के अंदर भी बहुत परेशानी है, लॉकडाउन इतना लंबा चला है, उसमें भी लोगों को परेशानी हुई है, कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, बहुत सारी परेशानियां हुई है। लेकिन इस बीच भी मैं कहता हूं
कि केवल कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। इस माहौल में भी कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आए, क्योंकि वो नेगेटिव आए तभी तो हम पॉजिटिव हो पाएंगे। वो नेगेटिव आए लेकिन बाकी हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं जब लोगों से मिला तो लोगों ने कहा महाराज कोरोना आया तो हम लोग शहर में ही सब कुछ रहे, गांव को तो लगभग भूल चुके थे, लेकिन इस कोरोना ने हमको गांव की संस्कृति याद दिला दी। हमारा गांव कैसा है, खेती क्या है, गांव के अंदर क्या माहौल है, प्रकृति क्या है, ये सारे दृश्य हमको। आप देखिए ना आरबीपीजी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनमें से कितने ग्रुप मेंबर्स इंडिया में आकर के गांव के अंदर रहे हुए हैं। स्वयं अमरा राम जी, इनसे जब बात हुई तो वो बोले मैं 4 महीने से महाराज गांव में बैठा और पूरा गांव की प्रकृति का आनंद ले रहा हूं, गांव के नेचर का आनंद ले रहा हूं। ये सीखा है मैंने इस कोरोना में। इतने सालों में इतना शायद नहीं रह पाया गांव, क्योंकि बिजनेस संभालना पड़ता है, सोशल वर्क संभालना पड़ता है, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने तय कर दिया कि आपको अपने गांव की संस्कृति को समझना होगा, सीखना होगा। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में, मैं तो एक बात कहता हूं कि मानो तो मौज है, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। हर व्यक्ति समस्या से गूंज। आज की परिस्थिति देखिए ना, आज का समय देखिए कितना हम बदल चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कहाँ थे वास्तव में, क्या हो गए, विचार तो करिए। आज जब बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े शहरों में जब जाकर के देखते हैं तो कई बार तो बड़ा दुख होता है कि हम लोग कहाँ आ गए। These are the times of high-rise building but low-rise character. These are the times fancier houses but broken homes. हाउस और होम्स में फर्क होता है। जो ईंट पत्थरों से बनता है वो हाउस होता है, लेकिन जो प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द, माता पिता के आदर और सम्मान से बनता है वो होम होता है। वो होम टूट गए और केवल हाउस बने रह गए। तो these are the time of high-rise building but low-rise character. These are the times of fancier houses but broken homes. These are the times of double income but more divorces. More divorces. आजकल समझ में नहीं आता कैसी स्थिति बनी हुई है। एक वो भी समय था कि जब 7 फेरे खा लिए गए जिस पुरुष के साथ, तो वो महिला कहती थी कि अब तो 7 जन्मों तक यही साथ बना रहे। वो जिंदगी भर साथ निभाती थी, है? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जिंदगी भर साथ निभाती थी। कई बार गरीबी में भी गुजरान करना पड़ता था, कमाई इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती थी मेरा जो रिश्ता हो गया है मुझे उसे प्रेम से निभाना है। लेकिन आजकल हालत आ है कि जे धनीरा पतिदेवरा खराटा रात्रा गणा आवे नहीं, जगह में लोग अगले दिन कोर्ट में पूग जावे कि साहब मार तो डिवोर्स सही जाने खराटा गणा आवे। उसी में हालत खराब हो जाती है। इनकम तो डबल है लेकिन डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो दीज आर द टाइम्स ऑफ double income but more divorces, or these are the times of broader highways but narrower viewpoints. रास्ते बहुत चौड़े हो रहे हैं, हर कौन चौड़ा हो रहा है, पर हमारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हो गया है, बहुत छोटा हमने सोचना शुरू कर दिया। बस इसी को बदलना है, और जिस दिन ये प्रेरणा हमारे अंदर आएगी उस दिन हम बदल जाएंगे। These are the times where man has gone all the way to moon and come back. But it's extremely difficult to cross the main road and meet a new neighbor. कहां पहुंच गए हम, विचार तो करिए। In short, we have too much to show in the show window, but nothing in stock room. हमारे पास दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन भीतर से हम कंगाल होते चले गए, हम खोखले होते चले गए। तब मुझे आरबीपीजी के इस प्रयास को देख करके खुशी होती है कि ये वो ग्रुप है, ये वो टीम है जो इस समय में, कोरोना के काल में, जहां कई देश लॉकडाउन में हैं, जहां एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरबीपीजी राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप के इन सारे मेंबर्स को कि उन्होंने भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे ही सही लोगों को मिलाने की कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। देखिए ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, चाहे वो तंजानिया में हो, चाहे वो केन्या में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो दुबई में हो, अबू धाबी में हो, शारजा में हो, लेकिन मैं एक बात बहुत निवेदन के साथ, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि
आप जब वहां होते हैं, आप जब दुबई में घूमते हैं, आप जब अबू धाबी में घूमते हैं, तो आपके साथ हिंदुस्तान भी घूमता है, आपके साथ पूरा भारत भी घूमता है, भारत की प्रतिभा भी घूमती है। और आप जब इकाई में चलते हैं तो आपकी वजह से भारत का स्वाभिमान बढ़ता है, भारत की पहचान बढ़ती है, भारत का प्रतीक चिन्ह आप साथ में लेकर के घूमते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुल्तान किंग को भी, जिनके हम आभारी हैं कि जिन्होंने अवसर दिया आप लोगों को वहां आगे बढ़ने का, और वास्तव में अपनी संस्कृति को भी पुष्पित करने का उन लोगों ने और वहां की गवर्नमेंट ने अवसर प्रदान किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को भी कि आप भी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा मंत्र सिखाया है कि केवल वहां की गवर्नमेंट का ही अर्थतंत्र नहीं, साथ साथ भारत के अर्थतंत्र को भी बढ़ाने में आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में व्यापार की सफलता के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन हम लोग जुड़ जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आशा की किरण निकल करके आएगी। आपको पता है, एक बार की बात है, स्कूल के अंदर एक मास्टर जी थे। तो मास्टर जी ने कहा कि भाई मेरे पास एक काम है, कोई करेगा? बोले बोलिए सर क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास विश्व का नक्शा है लेकिन वो फट गया है, उसको कोई जोड़ सकता है क्या? पूरे संपूर्ण विश्व का नक्शा है। अब ये तो तभी हो सकता है जब किसी को बराबर याद हो कि अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, इंडिया कहाँ है। लेकिन ये फट गया, भाई कोई जोड़ के दिखा दे। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो वो जोड़ देगा। सब स्टूडेंट ने कहा सर हमको याद नहीं है, हम देख के कैसे भी करके कर लेंगे। बोले देखना तो नहीं है, ऐसे ही जोड़ के दिखाओ। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर मैं करता हूं। दूसरों को भी ट्राई करने के लिए बोला, किसी से हुआ नहीं तो उस एक लड़के ने कोशिश की। 10 मिनट लिए उसने, सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट लेते ही उसने उस नक्शे को जोड़ दिया और कहा कि लीजिए सर ये नक्शा तैयार है। सर ने देखा, सर ने कहा यार तुमने कमाल कर दिया, बिल्कुल बराबर जोड़ा है। विश्व का नक्शा इतने छोटे से बच्चे को याद कैसे हो गया? मैं तो कमाल देखता रह गया। कैसे जोड़ा बेटा, तेरे को पूरा याद है? उसने कहा मुझे याद तो नहीं है लेकिन एक चीज हो गई। मैं जब बैठा था और ये सारे नक्शे के कागज फटे थे तो खिड़की से हवा आई, हवा की वजह से कागज पलटा, और जब कागज पलटा तो मैंने देखा कि कागज के पीछे कुछ चित्रित है। तो देखा तो मैंने देखा कि किसी इंसान का चित्र कागज के पीछे है। तो मेरे को लगा कि विश्व का नक्शा तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे इंसान का नक्शा तो पूरा याद है। मैंने आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, हाथ की जगह हाथ, सारे जोड़ने शुरू किए। और जैसे ही एक इंसान को मैंने जोड़ा और कागज को पलटा तो देखा कि उधर पूरा विश्व जुड़ चुका था, सारा संसार का नक्शा तैयार हो चुका था। मैं यही तो कहना चाहता हूं, आप ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे संसार को, लेकिन जिस दिन व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना शुरू कर देंगे, आदमी से आदमी को जोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन निश्चित रूप से सारा संसार हमें जुड़ा हुआ नजर आएगा। और यही प्रयास, बिल्कुल सफल प्रयास आरबीपीजी ने किया है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ा है। हमारे चाहे नवीन जी शर्मा साहब हों, चाहे हमारे राजस्थान फाउंडेशन से धीरज जी साहब हों, चाहे साउथ अफ्रीका के हों, चाहे सौरभ जी जैन साहब हों, जितने भी बंधु हैं, हमारे पंकज जी जैन साहब हैं, अमराराम जी हैं, प्रवीण जी हैं, और मुझे जितने भी लोग यहाँ, जिन कुछ नामों को मैं जान पाया हूं, उन लोगों के नाम ले पाया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं चाहे लंदन से हों, राजस्थान एसोसिएशन के बंधु हों, और उन सभी लोगों ने जो एक सुंदर सा प्रयास किया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि याद रखना मित्रों, ना किसी रहबर ना किसी रह गुजर से निकलेगा, ना किसी रहबर ना किसी रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हमसे ही निकलेगा। जिस दिन हम लोग मिलकर के काम करेंगे उस दिन बड़ी से बड़ी समस्या रूपी कांटे को हम निकाल के फेंकेंगे और खुशी की लहर हमारे जीवन में आ जाएगी। यही तो है कि बुरी परिस्थितियों के अंदर भी जब अपनों का साथ मिल जाए तो दिल खिलखिला उठता है, सुख से हम जिंदगी जीने लग जाते हैं। मैं कहता हूं परिस्थिति को बदलना ये आपके हाथ में नहीं है। आप देखिए परिस्थिति तो इधर उधर होती रहती है, कभी सुख कभी दुख कभी सुख, ये तो लकड़ी का छोर है जी। जब आप लकड़ी का एक छोर पकड़ते हैं तो दूसरा छोर भी ऑटोमेटिक साथ में आ ही जाता है। हम परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते हैं पर हमारी मनस्थिति को तो बदल ही सकते हैं, वास्तव में बदल सकते हैं। एक आदमी ऐसा है
जो गर्मी आए तब भी रोता है, सर्दी आए तब भी रोता है, बारिश आए तब भी रोता है। अरे बोले गर्मी में मर गए, गर्मी में मर गए। बारिश आई तो बोले यार गीले गीले हो गए, सब गड़बड़ी गड़बड़ हो गया, कपड़े ही नहीं सूख रहे। सर्दी आए तो बोला यार ठंड के मारे मर गए। एक व्यक्ति को पूछा भाई तेरा क्या हाल है, उसने कहा अपने तो कही आनंद ही आनंद है, गर्मी आवे तो आंबा रो रस पीला, आंबा ही आंबा है, मौज है। अब गर्मी बिना तो आंबा नहीं आवे, और आंबा बिना तो यार आनंद नहीं आवे। तो गर्मी आवे तो आंबा रो आनंद लेवा, बारिश आवे, अरे बोले बारिश आए तब तो कहना ही क्या, मोर बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, बारिश में नहाने का मौका मिलता है तो शरीर भी ठीक हो जाता है। वो अपने कई बार गर्मी में अड़ाया निकल जाया करे, अड़ाया यानी शरीर में थोड़ी छोटी छोटी पुंसी निकल जाती है, बारिश का स्नान करे कोई तो वो भी ठीक हो जाती है। और सर्दी आए तो अरे बोले सर्दी में तो मौज ही मौज है, हंदिना लड्डू मिल जावे, उड़दरा लड्डू मिल जावे, मेथी लड्डू मिल जावे, हियालो नहीं आवे तो तिलिया लड्डू कटू खावा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर है। व्यक्ति अगर चाहे तो वो दुख में भी सुख खोज सकता है, और अगर व्यक्ति की सोच गलत है तो वो सुख में भी हमेशा दुखी रहता है। मैं कहता हूं सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की कौन कहता है साहब, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो दिल में एक फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। और हिंदुस्तान अभी भले ही बुरी परिस्थितियों से निकल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, और आप लोग जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वो दुबई और वहां का भी इतिहास रहा है। आप देखिए ना दुबई को, कि ये बड़ी कमाल की चीज, यहाँ रेगिस्तान है, पूरा डेजर्ट है, लेकिन मैं तो आया हूं दुबई में, मैंने देखा है, 2-3 बार मुझे आने का अवसर मिला है वहां किसी न किसी बहाने से, तो मैंने देखा कि उस डेजर्ट के अंदर भी उन्होंने गुल खिला दिए हैं। आप देखिए विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो आपके दुबई में है। जिन लोगों ने ये सोचा था कि ये तो रेतीले देश के लोग हैं, ये क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया है। मैं कहता हूं ये वास्तव, और आज दुबई हो चाहे अबू धाबी हो, जो भी यूएई आपकी जो कंट्री, वहां के उन बड़े पदों वाले लोगों को भी पता है कि हिंदुस्तान के लोगों का कितना बड़ा सहयोग हमें प्राप्त है, उसकी वजह से आज दुबई इतना आगे बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान को भी आप पर गौरव है कि जब हिंदुस्तान का लाल यहां से उठ करके जाता है और वहां जाकर के काम में सफलता प्राप्त करता है, तो हमें भी गौरव होता है, भारत को गौरव होता है। तो भारत ने हमेशा ये सिखाया है कि आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, हमेशा सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही है। मदन मोहन समर जी एक अच्छे कवि हैं, उन्होंने कविता लिखी जिनमें उन्होंने ये बताया कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, हमले दर हमले हैं। देखो हम पर कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, अभी कोरोना से जूझ रहा है देश, और इतना बड़ा देश है तो व्यापार भी थोड़ा सा इधर उधर लोगों का हुआ है। मैं समझता हूं कि लोगों को परेशानियां कुछ हुई है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमले होते रहते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना ताकत हमारे देश की क्या है। मैं वही बताना चाहता हूं कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, हम पर हमले दर हमले हैं, पर दुश्मन की चिंता यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं, हम हर हमले पर संभले हैं। यानी हमेशा हमने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है और हम खड़े रहे हैं। तो जीतता वही है जो हमेशा खड़ा रहता है। तो वास्तव में मैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी का दौर कैसा भी हो, कठिन से कठिन हो, लेकिन एक बात याद रखना। उर्मिलेश जी एक कवि हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह न दिल पे कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। आप किस तरह जीते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग देखो, कछुआ 300 साल जीता है, सांप 1000 साल जीता है, और आदमी की उम्र एवरेज कितनी है, 70-80 साल, और बस चला जाता है। लेकिन कछुआ 300 साल में जो नहीं कर पाता, सांप 1000 साल में जो नहीं कर पाता,
इंसान अपने 50-60 साल की जिंदगी में करके चला जाता है, यह इंसान के कर्म की कहानी, यह उसकी सफलता की कहानी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा आप लोगों ने दुख को मात दी है, परेशानियों को मात दी है, और कभी परेशानी ज्यादा आ भी जाए तो मैं तो कहता हूं कि कभी ऊपर वाले से ये मत कहना कि मेरी परेशानियों को कम कर दो, ऊपर वाले से ये मत कहना कि मेरी परेशानियों को कम कर दो, ऊपर वाले से ये जरूर कहना कि मेरे कंधे थोड़े और मजबूत कर दो, ताकि मैं इन परेशानियों को भी हंसते हंसते झेल सकूं, मुस्कुरा के मैं निकल जाऊंगा। और आप ही हैं वो जो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई नहीं। पीपल विल रेट यू, पीपल विल hate you, people will shake you, people will break you, but it is only you who is going to make you. आप हैं जो अपने आप को बना सकते हैं, आप हैं जो अपने आप को इतना अच्छा बनाएं जिससे हिंदुस्तान को गौरव हो। 8 से 10 कंट्री के लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी आवाज उन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे आरबीपीजी के हमारे गोविंदाओं ने मिलकर के ये कार्य किया है। उसके लिए मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं जब लोगों से बाहर जाकर के मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि भाई आप लोग हिंदुस्तान को मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमें तो बहुत हिंदुस्तान को बहुत मिस करते हैं, मौका लगे तो हिंदुस्तान आ जाते हैं कभी और वापस चले जाते हैं कि भाई एक बार तो हिंदुस्तान की माटी पर पैर रख ही लें, उसको एक बार तो अपने माथे पर लगा ही लें। एक बार मैं कहीं गया था तो मैंने पूछा कि भाई हिंदुस्तान आपको कब याद आता है, तो मुझे एक बहुत प्यारी कविता है, एक कवि है हमारे, उनकी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा कि कहीं खाली पड़े आलिंद तो तेरी याद आती है। आलिंद यानी आंगन, जैसे कहीं किसी घर को देखते हो, किसी घर के आंगन को देखते हो। कभी कभी क्या होता है, आप लोग रहते तो बाहर हो विदेश में, लेकिन रात में विदेश के बिस्तर पर नींद आती है पर सपना भारत का आता है। नींद विदेश के बिस्तर पे है लेकिन सपना भारत का है। उस सपने में कभी आपको भारत का अपना गांव भी दिख जाता है, कभी आपको अपना पुश्तैनी घर भी दिख जाता है, कभी आपको अपने पुश्तैनी घर का आंगन भी दिख जाता है। तो आलिंद आंगन को कहते हैं। अब सुनिएगा, कहीं खाली पड़े आलिंद तो तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है, हेलो है हाय सुनकर के तो नहीं आती। देखो ये लाइन बहुत शानदार लाइन है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग जरा सा ध्यान देकर सुनना, जितने लोग सुन रहे हैं आपको गौरव होगा। वहां बैठे आपको हिंदुस्तान की हवा जरूर टच करके जाएगी, वहां बैठे आपको हिंदुस्तान की दिल में फीलिंग जरूर आएगी और आपका दिल जरूर धड़केगा इस नाम पर। पूरी सुनिएगा कि कहीं खाली पड़े आलिंद तो तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है, हेलो है हाय सुनकर के तो नहीं आती, मगर हमसे कोई जब कहे जय हिंद तो तेरी याद आती है। जब कोई कहे जय हिंद तो तेरी याद आती है। ऐसे ही हिंदुस्तान आपको याद आता रहे और हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ इस मौके पर मुझे भी आपने याद किया और मैंने कुछ विचार मेरे रखे, मुझे बहुत प्रसन्नता भी है